इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 अध्याय 1 समय की शुरुआत से भाग 5, जिसमें हम संप्रेषण एवं संचार के माध्यमों के बारे में पढ़ेंगे। आम भाषा में समझो तो भाषा और कला के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? भाषा और कला के बारे में। तो चलिए इसका शुरुआत करते हैं। तो जीवित प्राणियों में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है, जिंदा प्राणियों में एक इंसान ही ऐसा प्राणी है जिसके पास भाषा है। और भाषा के विकास पर कई प्रकार के मत दिए गए हैं। जैसे में होमिनिड भाषा में, होमिनिड एक तरह से वो बंदर जैसा ही होता था, तो होमिनिड भाषा में अंग विक्षेप मतलब हाव भाव, क्या चीज? हाव भाव, इशारा करना या हाथों का संचालन, हिलाना शामिल था, जो आपको होमिनिड भाषा में मिलेगा। और आगे चलेंगे तो उच्चरित भाषा से पहले, उच्चरित मतलब उच्चारण वाले भाषा से पहले गुनगुनाने जैसा भाषा था। यहाँ पर लिखा है गुनगुनाने जैसे मौखिक या अशाब्दिक संचार का प्रयोग होता था, कि हम गुनगुना कर किसी बात को समझा दिया करते थे। तीसरा है मनुष्य की वाणी का प्रारंभ संभवतः आवाहन या बुलावे, आवाहन किसी चीज को जोर से चिल्लाना या बुलाने के क्रिया से हुआ। उसी के लिए साथ में काम चालू हो गया, सीटी मारना, आवाज देना, नाम, उसके बाद से लोग नाम रखने लगा। जैसे जैसे नर और बानर में देखा जा सकता है। अब बानर को भी देखोगे मुड़ी हगवाएगा, कभी पेट हगवाएगा, कभी तोंद हगवाएगा, क्या क्या हगवाएगा। और इंसान भी वैसा ही है भैया। लेकिन यहाँ पर नर वानर, तो यहाँ पर नर का मतलब तो भैया ठीक है पुरुष लोग, लेकिन नर बानर तो बानर में ही नर को बताया जा रहा है, कि जैसा हम नर बानर में देख सकते हैं। प्रारंभिक अवस्था की जब बात कर देते हैं, शुरुआती की बात कर देते हैं, तो मानव बोलने में बहुत कम ध्वनि का प्रयोग करता है। मानव बोलने में कम ध्वनि का प्रयोग करता है, मतलब हम धीरे धीरे बोल लेते हैं ना। और बाकी सब जानवर चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं। गाय को देख लो, इतना जो से चिल्लाएगी कि पूरा 3 टोला लोग सुन लेगा। धीरे धीरे यह ध्वनि जो है, ध्वनियां ही आगे चलकर भाषा के रूप में विकसित हो गई होगी। मतलब आशा है कि विकसित हो गई होगी। क्यों नहीं होगी? धीरे धीरे एक बच्चा जब पैदा होता है तो बोलना थोड़ा सीख लेता है। जो बड़ा लोग सिखाता है वही बोलता है, आसानी से बोल लेता है। उच्चरित यानी बोली जाने वाली भाषा की उत्पत्ति कब हुई, मतलब बोला जाने वाले भाषा को कब से इस्तेमाल में लिया गया। ऐसा सुझाव दिया जाता है कि होमो हैबिलिस, यह भी एक प्रजाति है, तो होमो हैबिलिस के मस्तिष्क में कुछ ऐसी विशेषताएं थी जिनके कारण उनके लिए बोलना संभव हुआ होगा। आसानी से वो बोल सकते थे। इस प्रकार संभवतः भाषा का विकास सबसे पहले 20 लाख वर्ष पूर्व, मतलब आज से 20 साल पहले शुरू हुआ होगा। और मस्तिष्क में हुए परिवर्तन के अलावा स्वर तंत्र का विकास भी उतना ही महत्वपूर्ण था। कि भैया दिमाग ठीक है, लेकिन जबान से आवाज भी तो निकलना चाहिए ना। जब दिमाग ठीक है, जबान से आवाजें नहीं निकलेगा तो फायदा क्या है उस चीज का। तो स्वर तंत्र, वो गले का नीचे का थायराइड ग्लैंड जिसको खुड्डी बोलते हैं ना, वही। तो स्वर तंत्र का विकास लगभग आज से 2 लाख वर्ष पहले हुआ था। और हमारी आवाज को तो गला से आता ही है, लेकिन बनता है पेट से अपने, ऐसा माना जाता है। नाभि के वजह से ही हम आवाज को बना सकते हैं। आप कभी कभी बोलो, कुछ भी बोलो, आप अपने नाभि पर हाथ रखो और तब बोलो। आप जब सांस लोगे तो चिल्ला कर बोलोगे, छोड़ोगे तब चिल्ला कर बोलोगे। तो ये सब पेट से ही जुड़ा रहता है। पूरा शरीर का नियंत्रण ही नाभि से जुड़ा हुआ है। क्यों? कैसे? क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तो मुंह से खाता पीता तो है नहीं, जो भी है नाभि से ही है। एक पाइप से खाना आता था तो एक पाइप से चला जाता था। तो ये सब प्रक्रिया तो हमने बचपन में देखा, बचपन में सीखा, क्या क्या नहीं देखा, बहुत कुछ देखा। तो इसका संबंध खास तौर पर आधुनिक मानव से रहा है। जैसा आधुनिक मानव वैसा ही प्रजाति। एक तीसरा सुझाव में यह है कि भाषा कला के साथ साथ लगभग 4000 से 3500 साल पहले, कितना? 40,000 से 35,000 साल पहले विकसित हुई होगी। मतलब आज से करीबन बहुत हजार साल पहले। यहाँ पर तो 40,000 साल पहले बताया जा रहा है।
और कब हुआ कब नहीं हुआ किसी को पता नहीं है। और उच्चरित भाषा का विकास कला के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ता गया। जैसा कला, जैसा क्षेत्र, जैसा माहौल, जैसा वातावरण, जैसा प्रदेश, जैसा लोग, वैसा भाषा। क्योंकि ये दोनों ही संप्रेषण यानी विचार, संप्रेषण यानी विचार। तो मैंने जो ऊपर संप्रेषण बताया उसका मूल हिंदी होता है विचार, मतलब अपनी बोली गई बातें, अपनी बोली गई संप्रभाव, अपने समाज पे पढ़ा जाने वाला, मतलब हम कुछ भी किसी को बोलते हैं ना, अब विचार तो आप सब जानते हो भैया, विचार का अचार डालोगे क्या। तो देखो भैया, विचार को ही संप्रेषण बोलते हैं। अगर आपका विचार ठीक, मन ठीक, वाणी ठीक, बोली ठीक, तो सब ठीक। ये सब खराब तो सब खराब। तो विचार अभिव्यक्ति के माध्यम है। किसके? विचार जो है अभिव्यक्ति, मतलब हाव भाव जानना, बात व्यवहार करना, एक दूसरे से लगाव रखना, तो उसके माध्यम से ही यह सब रखा गया है यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं अल्टामीरा के गुफा चित्र। कहाँ के? अल्टामीरा के गुफा चित्र जो स्पेन में स्थित है। तो अल्टामीरा स्पेन में स्थित एक गुफा स्थल है। और अल्टामीरा की गुफा के छत पर कुछ तो बना था ना, तो छत पर बनी चित्रकारियों की ओर मार्सिलिनो सैज द सौतुओला नाम है। तो उनका ध्यान उनकी बेटी मरिया द्वारा नवंबर 1879 में दिलाया गया था। मतलब बेटी ने दिखाया कि उत्तरी की इतना बड़ा का भैंसा, उसने दिखाया। तो मार्सिलिनो एक स्थानीय भूस्वामी था, उधर का मतलब मालिक था वो, जितने भी जमीन थे, तथा शौकीन पुरातात्विद थे, मतलब वो पुरातात्विक विभाग के शौकीन भी थे। और उनकी नन्ही सी लड़की, क्या नन्ही सी लड़की गुफा में इधर उधर दौड़ और खेल रही थी, जबकि उसके पिता गुफा के फर्श की खुदाई कर रहे थे। पिता इधर खुदाई कर रहे हैं और बेटी उधर पूरा हुड़दंग मचैले है। अचानक मरिया की नजर छत पर बनी चित्रकारियों पर पड़ी। वह तुरंत चिल्ला उठी, पापा देखो बैल। भैया बच्चा देखेगा तो कुछ ना कुछ तो बोलेगा ना, तो उसने चिल्लाया, पापा देखो बैल। ऐसे हो भैया स्पेन में है तो वो बोलेगी, डैड दिस इज बफेलो। बैल को ऑक्स बोलते हैं। दिस इज द ऑक्स, दैट्स ऑक्स। तो एक बार तो उसके पिता ने बेटी की बात को सुनकर हंसी में उड़ा दिया कि चलो भैया बेटी छोटी है, कुछ भी बोल सकती है, भैया हटा दो इस बात को। पर तुरंत ही उन्हें यह एहसास हुआ कि छत पर सचमुच कुछ चित्रकारियां बनी हुई है, जिसमें रंग के बजाय किसी प्रकार की लेई, मतलब पेस्ट का इस्तेमाल उस पर किया गया है। पेस्ट का इस्तेमाल करके ही बनाया गया था। फिर तो उसका मन उमंग से इतना भर उठा, इतना ज्यादा खुश हो गया। अगले ही वर्षों की बात कर लें तो अगले साल उन्होंने एक पुस्तिका प्रकाशित की, मतलब एक किताब उन लोगों ने छापकर प्रकाशित किया। लेकिन लगभग 2 दशकों तक, मतलब करीबन 20 साल तक उनकी खोज के निष्कर्ष को यूरोपीय पुरातत्वविदों ने इस आधार पर स्वीकार नहीं किया कि ये चित्रकारियां इतनी ज्यादा अच्छी है कि ये उतनी प्राचीन नहीं लगती। देखो पुरातात्विक विभाग के जो लोग होते हैं ना, वो सही में एकदम घटिया लोग होता है सब। अपने खोजेगा ना तो पैखानो खोजेगा सो तो कहेगा सो कि वो चना अमृत है, लेकिन बाकी दूसरा कोई खोज के दे देवे वो मन में नहीं करेगा। इतना थेथर होता है सब, मन में नहीं करेगा सब। अपने पुत्री गाएगा, अपने पेपरी बजाएगा, दूसरे का सुनेगा ही नहीं। तो पुरातात्विक विभाग वाले लोग इतने पागल होते हैं। तो वो लोग 20 साल तक उसके खोज को निकाल दिए। क्यों भैया? 20 साल तक अगर उसका प्रकाशित होता तो उसको पैसा मिलता और वो खरबों का मालिक बन जाता, उसकी बेटी का भविष्य सुधर जाता। लेकिन नहीं, इन पुरातात्विकों की वजह से उसका परिवार बिखर गया। मैं 100% तो नहीं बोल सकता, लेकिन बताओ 20 साल तक एक ही पुस्तक को चलाया तो पैसा लगा ही, प्रकाशित किया ही, और कुछ मिले ना तो क्या फायदा यार? कुछ न फायदा नहीं। और 20 साल के बाद उसी के रिसर्च पर यही पुरातात्विक विभाग के लोग उस पर फिर से रिसर्च किया और बोला कि नहीं भैया वो सही बात है, उतना पुराना फोटो ही है। तो इन बताओ इनको क्या करना चाहिए? तो अगर आपके इलाके में कोई बोले कि हम पुरातात्विक विभाग के हैं, तो पहले उसको अपने घर से भगाओ, भाग यहाँ से, बाद में तेरे से बात करेंगे हम। उत्तरी स्पेन में ये खत्म हो गया ना, तो उन लोगों ने यह कहकर नकार दिया कि इतनी अच्छी बनी है तो पहले के लोग नहीं बना सकते थे। उत्तरी स्पेन में अल्टामीरा की गुफा में चित्रित एक
गौर यानी जंगली बैल का फोटो। गौर यानी जंगली बैल का ये फोटो आपको ऊपर देखने को मिला। फ्रांस में स्थित लैस कॉक्स मतलब उसका किसी चीज का नाम है, जगह है वहां का। तो लैस कॉक्स और शोवे की गुफाओं में और स्पेन में स्थित अल्टामिरा की गुफाओं में जानवरों की सैकड़ों चित्रकारियां पाई गई है। एक की क्या बात कर ले, आप फ्रांस ले लो, स्पेन ले लो, आपको सैकड़ों प्रकार की चित्रकारियां देखने को मिलेगा। लेकिन भारत से बेसी नहीं मिलेगा। भारत में उससे बड़का बड़का लोग इधर है, उधर को नहीं मिलने वाला है। जो 30,000 साल से 12,000 साल पहले के बीच में कभी बनाई गई, और इनमें गौरो का मतलब बैल, घोरो सकीन आइरक्स, ठीक है, सकीन हिरन, मैथ्यो यानी विशाल काय जानवरों, गेंडो, शेरों, भालुओं, तेंदुओं, लकड़बग्गो, उल्लुओं के चित्र उसमें शामिल है। इन सब के चित्र वहां पर बनाए गए हैं। और इन चित्रों पे जितने उत्तर नहीं दिए गए हैं उससे कहीं अधिक प्रश्न उठाए गए हैं। जितना उत्तर नहीं मिला लेकिन प्रश्न बहुत लोग उठा दिए हैं। उदाहरण के स्वरूप इन गुफाओं के कुछ हिस्सों में चित्र क्यों हैं जबकि अन्य हिस्सों में नहीं है? कुछ खास जानवरों को ही चित्रित क्यों किया गया है? कुछ खास जानवरों को ही बनाया क्यों गया है? दूसरे जानवरों को क्यों नहीं बनाया गया? पुरुषों को अकेले, अलग अलग और समूह में भी चित्रित किया गया है, जबकि स्त्रियों को केवल समूह में ही उनको खड़ा करके उनको बनाया गया है। आप कहीं भी तस्वीर उठा कर देख लो, एक लड़का लड़की का, स्त्री पुरुष का तस्वीर जल्दी देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? केवल पुरुषों को ही जानवरों के साथ चित्रित किया गया है। क्यों? स्त्रियों को कभी नहीं किया गया। यहाँ पर दिया गया है केवल पुरुषों को किया गया है वहां पर प्रस्तुत, स्त्रियों को क्यों नहीं किया गया है? क्यों? जानवरों के समूह को गुफाओं के इन भागों में क्यों चित्रित किया गया है जहां आवाज अच्छी तरह पहुंचती थी? जहां पर आवाज अच्छी तरह पहुंचती थी वहां पर ऐसा क्यों बनाया गया है? किसी को भैया पता नहीं है, शायद मुझे तो नहीं पता है कारण क्या था बनाने का, कहीं मैंने आज तक पढ़ा भी नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो कारण होगा ही। आई विल एक्सप्लेन अदर वीडियो। इन प्रश्नों के अनेक स्पष्टीकरण दिए गए हैं, सबने दिया है, और उसमें से एक यह भी है कि चूंकि जीवन में शिकार का महत्व है, इसलिए जानवरों की चित्रकारियां धार्मिक क्रियाओं, रस्मों और जादू टोनों से जुड़ी होती है। कुछ ना कुछ तरीके से ना कहीं से तो सब लोगों का महत्व तो एक दूसरे से जुड़ा ही है। ऐसे जादू टोना आजकल ज्यादा सुनने को दिख रहा है, मिल भी रहा है। शायद चित्रकारी इसलिए की जाती है कि ऐसी रस्म अदा करने से, मतलब ऐसा रस्म करने से शिकार करने में सफलता मिले। इसीलिए पहले के आदिवासी लोग बलि पूजा दिया करते थे। जो भी चीज पकड़ कर लाएंगे देवता के सामने पहले गला काट देंगे, उसका बलि देंगे, उसके बाद उसको पका के खाएंगे। दूसरा स्पष्टीकरण यह था कि शायद यह गुफाएं संगम स्थल थी, मतलब जहां पर लोग आकर मिलते थे, जहां लोगों के छोटे छोटे समूह मिलते थे या इकट्ठे होकर सामूहिक क्रियाकलाप संपन्न करते थे। हो सकता है वहां यह समूह मिलकर शिकार की योजना बनाते हो अथवा शिकार के तरीकों एवं तकनीकों पर एक दूसरे से चर्चा करते हो, यह भी हो सकता है। और ये चित्रकारियां आगे आने वाली पीढ़ियों को इन तकनीकों की जानकारी देने के लिए उकेरी गई हो। मतलब कुछ ऐसे भी लोग उकड़वाते थे कि मालूम चले कि भविष्य में हमने क्या किया, आपने इससे सीखा, आपको सीखने के लिए भी ये लोग कुछ ना कुछ बना दिया करते थे। आगे है आदिकालीन समाजों के बारे में ऊपर जो विवरण दिया गया है, जो पुराने लोगों के बारे में जो विवरण दिया गया है वह अधिकतर पुरातात्विक साक्ष्य पर आधारित है। किस पर? पुरातात्विक साक्ष्य पर यह सब आधारित है। जाहिर है कि अब भी अनेक बार, अलग अलग बार में भी जानने के लिए बहुत कुछ बचा है।
जैसे कि इस अध्याय के प्रारंभ में कहा गया है कि शिकार करने वाले और खाद्य सामग्री तलाशने वाले और बटोरने वाले समाज आज भी मौजूद हैं। हर जगह पर है भैया, हर गांव में है भैया, हर शहर में है, हर इलाके में है। धारावी का नाम तो मुंबई का हर कोई जानता है, बच्चा बच्चा जानता है। क्या आज के शिकारी संग्राहकों के जीवन से पुराने समाजों के बारे में कुछ जानना या सीखा जा सकता है, जाना सीखा जा सकता है कि नहीं? इस प्रश्न पर हम अगले अनुभाग में चर्चा करेंगे। अगले धीरे धीरे अध्याय बढ़ेगा तो हमको इसके बारे में बताया जाएगा। लेकिन अभी तो जानना है अफ्रीका में शिकारी संग्राहकों के साथ प्रारंभिक संपर्क, मतलब अफ्रीका में जो स्थानीय संग्राहक लोग थे आपस में संपर्क कैसे इकट्ठा कर पाते थे। अफ्रीका के कालाहारी रेगिस्तान में, वहां पर कालाहारी रेगिस्तान जिस तरह अपने भारत में राजस्थान वाला रेगिस्तान है, वैसे ही कालाहारी रेगिस्तान में रहने वाले कुंगसैन नाम के एक शिकारी संग्राहक समाज के साथ 1870 में एक अफ्रीकी पशुचारक समूह के एक सदस्य का पहली बार संपर्क हुआ वहां से। तो उसने क्या क्या बताया? उस व्यक्ति ने इस मुलाकात के बारे में निम्नलिखित विवरण दिए कि भैया मुलाकात हुआ। सर्वप्रथम जब हम इस इलाके में आए तो हमने देखा कि वहां बालू की सतह पर अजीब किस्म के पैरों के निशान बने हुए थे। मतलब ऐसा जानवर का पैरों का निशान जिसको हमने देखा नहीं था उससे पहले। और हमने आश्चर्यचकित होकर सोचा कि ये लोग कैसे होंगे, कैसे दिखते होंगे। ये लोग हमसे बहुत घबराते थे, बहुत घबराते थे। और जब कभी हम उसके आसपास जाते भी थे तो वो भागकर कहीं छुप जाते थे। हमें उनके गांव मिले लेकिन उन्हें हमेशा सुनसान पाया। जब भी गया हम लोगों ने तो हमेशा सुनसान पाया, क्योंकि जब कभी वे अजनबी लोगों को देखते थे तो इधर उधर भागकर झोपड़ियों में छुप जाते थे। हमने मन ही मन कहा, अरे यह तो अच्छी बात है, ये लोग हमसे डरते हैं इसलिए भाग जा रहे हैं, वे कमजोर हैं। ऐसी बात नहीं है कमजोर हैं, लेकिन वो मानसिक तौर पे कमजोर थे और हम आसानी से उन पर शासन कर सकते हैं। और इस तरह हमने उन पर अपना शासन स्थापित किया, वहां पर अपना शासन चलाया और इसमें कोई झगड़ा या खून खराबा नहीं हुआ। आसानी से एकदम सब चीज हो गया। विषय 7 और 10 में शिकारी संग्राहकों के साथ हुए मुकाबले के बारे में आप अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। और 8वां नंबर का नाम है, यहाँ पर दिया जा रहा है विषय 8 और 10, मतलब अध्याय 8 और 10 में पढ़ेंगे। तो 8वां का नाम है संस्कृतियों का टकरावा। किसका? संस्कृतियों का टकरावा। और 10वां नंबर का नाम है मूल निवासियों का विस्थापन, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना, जिसमें हम पढ़ेंगे कि शिकारी संग्राहकों के साथ कैसे मुकाबले में टकरा गए, उससे लड़ पड़े। यहाँ पर देखो हादजा जनसमूह, ये कोई जनसमूह ही हुआ करते थे हादजा। यहाँ पर माना जाए तो मानव विज्ञान एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसा विषय है जिसमें मानव संस्कृति, यहाँ पर मानव विज्ञान कहीं अलग यहाँ पर संस्कृति बताया गया है, और मानव जीव विज्ञान के उद्विकासीय पहलुओं का अध्ययन किया जा सकता है। वैसे मैं यहाँ पर देखो हादजा जनसमूह के बारे में बता दूं तो हादजा शिकारियों तथा संग्राहकों का एक छोटा सा समूह था, एकदम छोटा सा, जो लेक ईसाई एक खारे पानी के विभ्रंश घाटी में बनी झील के आसपास ये लोग रखते थे, जहां पर खारी पानी थी, समुद्री पानी एकदम नमकीन वाला। पूर्वी हादजा का इस्तेमाल सूखा और चट्टानी है। पूर्वी हादजा में जाओगे तो उसका इलाका एकदम सूखा है, चट्टानी है, जहां घास समान, संस्कृत में समान बोलते हैं ना घास को, तो घास, कांटेदार झाड़ियां और एकासियों के पेड़ों की बहुतायत है। एकासियों मतलब ऐसे पेड़ जो लंबे लंबे होते हैं, उसमें फल वगैरह कुछ ज्यादा दिखता नहीं है, तो वैसे मतलब पेड़ उधर देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ जंगली खाद वस्तुएं
भरपूर मात्रा में मिलती है, खाने के लिए खाद्य वस्तु भरपूर मात्रा में है। 20वीं शताब्दी के रूप में यहाँ भांति भांति अलग अलग प्रकार के जानवरों के बेशुमार संख्या थी। यहाँ के बड़े जानवरों में हाथी, गेंडे, भैंसे, जिराफ, जेब्रा, वाटरबग, हिरन, चिंकारा, खाकदार जंगली सुअर नोक वाला जो आगे उसका दो दांत निकला रहता है, बबून, बंदर, शेर, तेंदुआ और लकड़बग्घे जितने आम हैं, और उतने ही आम छोटे जानवरों में शाही मछली, खरगोश, गीदड़, कछुआ और अनेक प्रकार के जानवर हैं। हाजा लोग जो थे हाथी को छोड़कर बाकी सभी किस्म के जानवरों का शिकार करते हैं और उनका मांस खाते हैं। शिकार करते हैं और मांस खाते हैं। यहाँ शिकार के भविष्य को कोई खतरा पैदा नहीं किया जा सकता। यहाँ पर दिया जा रहा है, यहाँ शिकार के भविष्य को कोई खतरा पैदा किए बिना नियमित रूप से जितना मांस खाया जाता है उतना दुनिया के किसी भी ऐसे भाग में नहीं खाया जा सकता है। बात यहाँ पर साफ है कि वहां पर इतना लोग मांस खाता है जितना दुनिया में कहीं पर लोग ना खाते होंगे, किसी भी कोना में। जहां ऐसे शिकारी संग्राहक रहते हैं अथवा निकट भूतकाल में रहते हैं, अभी के समय में भी उधर के लोग हैं। वनस्पति खाद्य में आएगा कंदमूल, बैर, बाओबाब एक तरह का पेड़ है जहां से फल होता है। तो बायोबाब पेड़ के फल आदि जो साधारण दर्शकों को अक्सर आसानी से दिखाई नहीं देते, जलाभाव के वर्षों में जब पानी बरसता है उस समय भी अत्यंत सूखे मौसम में बहुतायत से उपलब्ध होते हैं। बहुत ज्यादा, जैसे सूखता है वैसे आ जाता है। जिस तरह का वनस्पति खाद्य बारिश के 6 महीनों में उपलब्ध होता है वह सूखे के मौसम में मिलने वाली खाद्य वस्तुओं से भिन्न होती है, लेकिन वहां खाद्य पदार्थ की कोई कमी नहीं रहती। यहाँ पाई जाने वाली 7 किस्म के जंगली मधुमक्खियां, 7 किस्म के मधुमक्खियां वहां पर पाई जाती है जिनके शहद और सुंडियों को चाव से खाया जाता है। उसके शहद और सुंडी मतलब उसका जो छत्ता होता है उसको चाव से लोग खा जाते हैं, लेकिन इन चीजों की आपूर्ति सदा एक जैसी नहीं रहती है। मौसम के अनुसार हर वर्ष बदलते रहती है, काहे कि जैसा मौसम वैसा उधर का प्रकृति का हाव भाव। और मैं आपको बता दूं 7 प्रकार के मधुमक्खी मैंने कितने प्रकार का देखा है। छोटी, भौड़ा, मचला, ठीक है, और जंगली। मैंने 4 प्रकार के मधुमक्खियों के बारे में पता है मुझे। 4 प्रकार के मधुमक्खियों को मैंने देखा है आंख से। देखो, छोटी वाली हमको काटी है, उससे बड़ी वाली भी मेरे को काट चुकी है, और उससे बड़ा वाला उसने नहीं काटा मेरे को कभी, क्योंकि उसके पास मैंने कभी गया ही नहीं। लेकिन एक था, काट लिया मेरे को, लेकिन कुछ हुआ नहीं, क्योंकि इतना ना वो लोग एंटीबॉडी हमारे बॉडी में भर चुके हैं कि उन लोगों को काटने का कोई असर मेरे को ऊपर नहीं पड़ता है अब। दिस इज द पावर ऑफ जंग प्रतिरोधक शक्ति, जिसमें हम आराम से उन लोगों के जहर को झेल सकते हैं। तुरंत मेरा ब्लड जाएगा, ठक 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 ठक, है हट भाग यहां से, क्योंकि मेरे पास है इसको पचाने की क्षमता। वर्षा के मौसम में जल स्रोत, पानी जब बरसता है तो उस समय जल स्रोत व्यापक रूप से देश भर में मिलते हैं, पूरे देश भर में मिलते हैं। लेकिन सूखे के मौसम में ये स्रोत जो है बहुत कम रह जाते हैं। यहाँ पर हाजा लोग यह समझते हैं कि अगर अधिक से अधिक 5 से 6 किलोमीटर की दूरी तक पानी मिल जाए तो उनका काम चल सकता है। इसलिए उनके शिविर जो होते हैं ना, उनके घर, उनके गांव, मोहल्ले आमतौर पर ऐसे जगहों पर लगाए जाते हैं जहां पर पानी का भरपूर मात्रा हो। शायद एक आध किलोमीटर की दूरी पर स्थित हो, वैसे जगह पर वो लोग अपना घर और बसाते हैं, चाहे झुका झोपड़ी जो भी लगाना है लगाते हैं। देश के कुछ हिस्सों में घास के खुले मैदान है भी, बहुत जगह खुला मैदान में घास मिलेगा, लेकिन हाजा लोग वहां कभी अपना शिविर नहीं बनाते और उनके शिविर पेड़ों अथवा चट्टानों के बीच बल्कि
तरजीही तौर पे, बीच वाले इलाके में तरजीही तौर पे वहां लगाए जाते हैं जहां ये दोनों सुविधाएं उपलब्ध हो। कौन कौन सा? जहां पर शिविर लगाएंगे, जहां पेड़ और चट्टान के बीच में जो जगह बचते हैं वहां पर ये लोग अपना जो भी लगाना है लगा लेते हैं। अब भैया क्यों लगाते हैं, ये तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा। पूर्वी हाजा लोग जमीन और उसके संसाधनों पर अपना अधिकार नहीं जताते। कोई भी व्यक्ति जहां कहीं भी चाहे रह सकता है, पशुओं का शिकार कर सकता है कहीं भी, और कहीं पर भी कंदमूल फल खा सकता है, और शहद इकट्ठा कर सकता है कहीं भी। और पानी से लेकर अपना सब चीज तो इकट्ठा करते हैं, पानी से लेकर इस संबंध में हाजा प्रदेश में उन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। भैया तुमको पानी वानी कुछ भी चाहिए, जो जहां चाहिए जहां जाओ, जिधर से मिल जाए उधर जाओ, कोई रोक टोक नहीं। अपने इलाके में शिकार के लिए असीमित मात्रा में पशु उपलब्ध होने के बावजूद अपने इलाके में, अपने शिविर में बहुत ज्यादा पशु उपलब्ध हैं, फिर भी हाजा लोग अपने भोजन के लिए मुख्य रूप से साग तो आप सब जानते हो, जो आप नहीं खाते होगे, तो साग सब्जियों पर ही निर्भर रहते हैं। संभवतः उनके भोजन का 80% तक, कितना? 80% तक भाग मुख्य रूप से वनस्पति जन्य होता है। वो केवल वनस्पति ही खाते हैं, बाकी मांस वगैरह नहीं खाते थे। और शेष 20% भाग के जो लोग थे वो मांस और शहद से पूरा किया करते थे। केवल मांस और शहद खाएंगे, शायद उसमें लगा कर खाते होंगे, मीठा लगता होगा। नमी के मौसम में हाजा लोग के शिविर आमतौर पर छोटे और दूर दूर तक फैले हुए होते हैं, दूर दूर तक। और सूखे के मौसम में पानी के स्रोतों के आसपास बड़े और घने बसे होते थे, एकदम पूरा घना इलाका था उन लोगों का। सूखे के समय में भी उनके यहाँ भोजन की कोई कमी नहीं रहती। सूखा का समय था, फिर भी वहां पर भोजन की कोई कमी नहीं थी। मानव विज्ञानी जेम्स बुडरसन द्वारा 1960 में दिया गया विवरण है ये। अगले भाग में हम पढ़ेंगे शिकारी संग्राहक समाज, वर्तमान से अतीत की ओर। यहाँ पर साफ समझ में आ रहा है, शिकारी संग्राहक जो शिकार करते थे, भैया कुछ ना कुछ बचा कर तो रखेंगे ना। तो वैसे समाज वर्तमान से अतीत की ओर तक हम चलेंगे। अभी के समय और पीछे के समय में क्या हुआ उसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। यहाँ पर देख लो, संजाति वृत्ति जिसको बोलते हैं एंथ्रोग्राफी, ये शब्द बहुत अनोखा है, कभी बाद में इसको बताऊंगा ना। आपको कुछ भी डाउट हो, दिक्कत हो, आप बेझिझक हमें कमेंट करके बता सकते हैं। विदिन 24 आवर में आपको रिप्लाई प्रोवाइड करा दिया जाएगा। धन्यवाद। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।